चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। नरेशन चल रहा है बोर्ड पर आगे। आज हम लोग पढ़ेंगे यस नो क्वेश्चन का इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है। सुमनदीप की तरफ से थोड़ा सा नॉइज़ है। सुमनदीप माइक म्यूट कर दें तो बेहतर होगा। ठीक है। इनडायरेक्ट नरेशन का सॉरी यस नो क्वेश्चन का इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे। तो यस नो क्वेश्चन कहाँ पे रहेगा? रिपोर्टेड स्पीच के रूप में। हम लोग सब जानते हैं कि यस नो क्वेश्चन का मतलब होता है ऑक्सिलरी वर्ब का सब्जेक्ट से पहले होना। ठीक है। और अंत में क्वेश्चन मार्क होना। तो यही रहेगा रिपोर्टेड स्पीच। बाकी सब कुछ परिवर्तन नहीं है, बाकी सब ज्यों का त्यों। जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो चेंज ऑफ प्रोनाउन का नियम जैसे लागू होता था होगा, चेंज ऑफ टेंस का नियम जैसे लागू होता था होगा, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का नियम जैसे लागू होता था होगा। हमने पिछले दिनों सिखाया आपको। ठीक है। सावधानी रखनी है दो जगहों पे। एक तो कंजंक्शन के रूप में दैट का उपयोग नहीं करना है, उसके जगह आप चाहें तो इफ़ या फिर चाहें तो वेदर का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, आप ये जो वर्ड ऑर्डर देख रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब, उस वर्ड ऑर्डर को चेंज करके सामान्य कर दीजिए। ठीक है। तो आप कहेंगे सर आर से वेयर नहीं हुआ, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हमने लिया हुआ था, इसलिए आर को आर ही रहने दिया। बोले क्यों आपने ऐसा किया? ताकि शुरुआत में हम जो पॉइंट है कि दैट यूज़ नहीं करना है और सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब लिखना है, क्वेश्चन मार्क को गायब करके फुल स्टॉप लाना है, इन बेसिक पॉइंट्स को पहले हम हाईलाइट कर पाए, ये इसलिए। अब देखिए एक एग्जांपल हमने और लिया। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर वी गोइंग टू द सिनेमा टुडे। अब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो गया। सिंपल सा बात है कि अंदर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द है या प्रश्नवाचक वाक्य है तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रश्नवाचक वाक्यों को से नहीं किया जाता है, आस्क किया जाता है। इसलिए हमने सेड को किस में बदला? आस्क्ड में। जहाँ जहाँ भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई क्वेश्चन रहे, याद रखिएगा कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई क्वेश्चन रहे तो हर हालत में से को किस में बदलना पड़ेगा? आस्क में बदलना पड़ेगा। और सेड को किस में बदलना पड़ेगा? आस्क्ड में बदलना पड़ेगा। ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का उपयोग नहीं होगा। हालांकि हिंदी की का आएगा, लेकिन उस की के बदले दैट का उपयोग नहीं होगा। इफ या वेदर का जो समतुल्य हिंदी होता है वो हिंदी में नहीं आएगा, लेकिन कंजंक्शन के तौर पे इफ या वेदर ही यूज करना है अगर आपका इधर यस नो क्वेश्चन है तो। ये ध्यान रखने वाली बात है। बाकी देखिए ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले था तो हमने सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब को कर दिया। तो बोले सर आपने वी को दे क्यों कर दिया? तो वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदल के दे में हो गया, और रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट था, इसीलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी हमने बदला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस किया। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहता है तो टुडे को भी दैट डे में बदला जाता है। अभी कल ही परसों हमने सीखा था, कल संडे था, परसों के क्लास में हमने सीखा था ये बात। राइट। यह कोई कठिन चीज नहीं है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए कुछ और उदाहरण यहाँ दिखाया गया है। शी सेड हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि सब्जेक्ट के पहले आया है। इस सेड को हम लोगों ने आस्ट में बदला। कंजंक्शन के तौर पे दैट नहीं बल्कि इफ या वेदर दोनों में से जो भी उपयोग कर दे परफेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट को पहले ले आए, ऑक्सिलरी वर्ब को बाद में ले गए, साथ ही साथ चूंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था तो इसीलिए हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदला, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट करा। उम्मीद है दिख रहा होगा। बाकी सब चीज़ें क्वेश्चन मार्क हट जाता है, फुल स्टॉप हो जाता है। अगले एग्जाम्पल में थोड़ा सा ट्विस्ट ला दिया गया। ट्विस्ट क्या ला दिया गया है कि शी सेड टू मी हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट और नॉट, और से एक ऑप्शन जोड़ दिया गया। ठीक है। यस नो क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि और से ऑप्शन जोड़ सके या जुड़ा रहता है कभी कभी। ये तो बात ज्यों का त्यों होगा कि सेड को आपने आस्क्ड में बदला। ठीक है। सेड के साथ टू लगता है लेकिन आस्क्ड के साथ टू नहीं लगता है, गलत होता है टू का लगना। ठीक है। ऑब्जेक्ट था, लिख दिया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लोग इफ या वेदर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास ओ आर और लगा हुआ था इसलिए इफ का उपयोग अलाउड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वेदर का उपयोग अलाउड होगा। बाकी जो बेसिक रूल क्या था कि सब्जेक्ट को पहले लिख दीजिए
और ऑक्सिलरी वर्ब उसके बाद जाना चाहिए, हमने उसका पालन किया। साथ ही साथ ये भी पालन किया कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट, हैव टेकन प्रेजेंट परफेक्ट से हैड टेकन पास्ट परफेक्ट में बदल दें। ठीक है, बाकी और नॉट जैसे था वैसे रह जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। लेकिन हाँ, इस और की वजह से एक बात होता है कि इफ़ का प्रयोग नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। यदि यस नो क्वेश्चन है और लगा हुआ है ओ आर और, तब आप वहाँ पर इफ़ का यूज़ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वेदर का यूज़ कर सकते हैं। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है और वेदर वाला, इसको ध्यान में ज़रूर रखें। यदि आप इसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो 1 नंबर एग्ज़ाम में चला जाएगा। ठीक है, उसी तरह का एक एग्जाम्पल और दिया गया है, शी सेड टू मी विल यू ईट चिकन। तो ये सेड कभी नहीं होगा, आस्क्ड होगा। सेड के साथ टू लगता है, आस्क्ड के साथ नहीं लगता है, सीधे ऑब्जेक्ट लग जाता है। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह वेदर का ही सिर्फ उपयोग हो सकता है। दैट तो पहले से नहीं होगा क्योंकि यस नो क्वेश्चन है, और इफ भी नहीं होगा क्योंकि और का उपयोग किया गया है। और के साथ नॉट रहे, चाहे कुछ और ऑप्शन भी रह सकता है, विल यू ईट चिकन और मटन, ऐसा भी हो सकता था। ठीक है, तो और लगा रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है, और इसी के कारण हम लोगों ने वेदर का उपयोग किया। यू सेकंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई में बदला, और चूंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है इसलिए इस विल को वुड में बदल के सब्जेक्ट के बाद ले आएंगे। ठीक है, वुड के साथ भी वन ही लगता है, ऑब्जेक्ट जैसे है और नॉट जैसे है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं यह फिल्म देखना चाहता हूँ। ठीक है, जब बोलते हैं उसने मुझसे पूछा, ही सेड टू मी या ही आस्क्ड मी, इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए सिखा रहे हैं। तो आप की मत लिखिए, उसके जगह कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए, और जो इधर है हिंदी उसका उसी टेंस में वैसे ही ट्रांसलेशन कर दीजिए। आपका एक ट्रांसलेशन आ गया जो डायरेक्ट नरेशन में, लेकिन ये की लगा हुआ बता रहा था कि आपका जो हिंदी है वो इनडायरेक्ट नरेशन में है, और आप इससे खुश नहीं हैं कि आपका अंग्रेजी डायरेक्ट नरेशन में आ गया। आप अंग्रेजी को भी इनडायरेक्ट नरेशन में रखना चाहते हैं, तो कोशिश यही कीजिए पहला स्टेप में कि पहले डायरेक्ट नरेशन में इसको बना लीजिए, और फिर डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदल दीजिए, नरेशन के रूल्स को लगाते हुए। तो जो आपका मिल जाएगा वो इनडायरेक्ट नरेशन का अंग्रेजी होगा, जो हिंदी से मेल नहीं खाएगा लेकिन एग्जैक्टली सही होगा, क्योंकि यहाँ चाहता हूँ लिखा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहाँ आप V2 लिख रहे हैं, क्योंकि आप घटना की कब कब की बता रहे हैं, पास्ट की। तो पास्ट की घटना बताने के लिए हिंदी में नहीं है कि यहाँ पे था रहना चाहिए, पास्ट रहना चाहिए। अंग्रेजी में है कि पास्ट की घटना बता रहे हो, अर्थात आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो आपका रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हूबहू हिंदी का अंग्रेजी चाहते हैं तो डायरेक्ट नरेशन में रखिए। अगर चाहते हैं कि नहीं हिंदी और अंग्रेजी मेल खाए चाहे नहीं शब्दों में, लेकिन सेंस में एग्जैक्टली सेम रहना चाहिए, तब आप इनडायरेक्ट नरेशन में भी जा सकते हैं, ट्रांसलेशन में। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल, कि डायरेक्ट नरेशन में भी आस्क्ड रहता है तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, चेंज करना कोई दस्तूर नहीं है, बात है कि ये जो अंदर बात कही गई है, डू आई वॉन्ट टू सी दिस मूवी, ठीक है, डू आई वॉन्ट टू सी दिस मूवी एक प्रश्न है, प्रश्न को आस्क ही किया जा सकता है, इसलिए आस्क में बदला जाता है। ठीक है, तो पहले से आस्क है ही, तो इसको और दोबारा का बदल के कहाँ ले जा सकते हैं, कहीं नहीं। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम अभी नाश्ता करोगे। माँ ने मुझसे पूछा, माई मदर सेड टू मी, चाहे आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, विल यू टेक ब्रेकफास्ट नाउ। ये डायरेक्ट नरेशन में, ये भी ट्रांसलेशन 100% सही है, लेकिन आपका मन नहीं भर रहा है कि यहाँ पर की लगा था उसके बदले कुछ नहीं दिए, तो उसके बदले इफ़ या वेदर आप लगाइएगा तो समझिए इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले आ गया, और जैसे ही आ गया तो आपका नरेशन चेंज हो गया। नरेशन चेंज का सारा रूल लगाइए कि सेकेंड पर्सन इस ऑब्जेक्ट के अनुसार आई में बदला, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था तो विल को वुड में बदलना पड़ा, नाउ को देन में करना पड़ा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था इसलिए नाउ को देन में करना पड़ा। ठीक है, माँ ने पूछा कि क्या तुम अभी नाश्ता करोगे या नहीं, या नहीं जोड़ दिया ऑप्शन, मतलब और नॉट जोड़ दिया ऑप्शन,
अब और नॉट जोड़ दिया तो सिर्फ और सिर्फ वेदर ही सही होगा, बाकी सब तो बेसिक वैसे ही है। आस्ट में बदलाएगा, सब्जेक्ट जो है आगे आ जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट यू से बदल के आई हो गया क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट मी था। विल को वुड में बदलना पड़ा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था। आई होप कि क्लियर है। मैंने अपने बेटे से पूछा कि क्या आज तुम्हारे दोस्त यहाँ आएंगे। आई आस्ट माई सन, यहाँ आस्ट भी हो सकता था डायरेक्ट नरेशन में, सेड टू भी हो सकता था, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में आकर के उसको आस्क्ड में ही लिखा जाना चाहिए। आस्ट की जगह यदि अंदर कोई फॉर्मल कॉन्वर्सेशन वाला बात रह जाए रिपोर्टेड स्पीच में, तब आस्क्ड के जगह इंक्वायर्ड बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे पुलिस का मामला है तो पुलिस सिंपली पूछती नहीं है, पूछताछ करती है, इंक्वायर करती है, ठीक है। इफ या वेदर यहाँ हो सकता है दोनों में से कोई भी, क्योंकि यहाँ और का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इफ भी सही, वेदर भी सही। योर फ्रेंड्स, योर जो है सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला, हिज फ्रेंड्स हो गया। विल जो है ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, और रिपोर्टिंग वर्ब हमारा V2 था, पास्ट था, इसलिए विल का वुड में बदला, और चूंकि पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब था इसलिए दैट का टुडे का दैट डे में बदल गया, हेयर का देयर में बदल गया। आई होप कि चीज़ें पकड़ में आ गई होंगी, क्योंकि कुछ खास कठिन चीज़ तो है नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं कि WH क्वेश्चन का इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाना भी आसान है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का उपयोग किए थे, फिर बाद में पता चला कि यस नो क्वेश्चन है तो दैट का उपयोग रोक दिए, इफ़ ये वेदर का उपयोग किए। पता चला कि नहीं, यस नो क्वेश्चन में भी और लगा रहे, ओ आर और उससे ऑप्शन जुड़ा रहे, तो इफ़ का भी उपयोग नहीं करेंगे, सिर्फ वेदर का। और अब बारी थोड़े से और वेरिएशन की आ गई है कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होगा वो WH क्वेश्चन के रूप में होगा। तो जो WH वर्ड रहेगा या जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा उसी को कंजंक्शन के तौर पे यूज़ कर लेंगे, बाहर से कोई कंजंक्शन लाएंगे नहीं एक्स्ट्रा, ठीक है। कहने का मतलब है कि देखिए बहुत सिंपल था, द टीचर सेड टू मी वाई आर यू डिस्टर्बिंग माई क्लास। तो सेड टू को तो पहले आस्ट में बदल दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यह ऑब्जेक्ट हो गया। चूंकि हमारा क्वेश्चन है इसलिए दैट होगा नहीं, यस नो क्वेश्चन नहीं है इसलिए इफ भी नहीं होगा और वेदर भी नहीं होगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन वर्ड था, याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन वर्ड था ये क्वेश्चन वर्ड ही हमारा क्या बन गया, कंजंक्शन बन गया। और फिर हमारा सब्जेक्ट जो था सब्जेक्ट हो गया। बोले सर यू से आई कैसे हुआ, ऑब्जेक्ट के हिसाब से सेकंड पर्सन का जो सब्जेक्ट या कोई भी प्रोनाउन सेकंड पर्सन का रहता है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। और चूंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसलिए आर डिस्टर्बिंग की जगह वाज या वेयर डिस्टर्बिंग होगा, तो आई के हिसाब से वाज डिस्टर्बिंग। फिर माई क्लास नहीं होगा, फर्स्ट पर्सन है, द टीचर है, उसके हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से हिज क्लास हो जाएगा। यानी इसमें सारा नियम लागू हो गया, चेंज ऑफ टेंस लगाए, चेंज ऑफ प्रोनाउन लगा दिए। तो ये जो हमने बोला था आपको जब हम बेसिक रूल्स पढ़ा रहे थे नरेशन का, कि देखिए अभी चेंज ऑफ प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं तो हम जानबूझ के एग्जांपल ऐसा दे रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन चेंज करना पड़े। चेंज ऑफ टेंस पढ़ा रहे थे तो हम जानबूझ के ऐसा एग्जांपल दे रहे थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेंस चेंज करना पड़े। और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे थे तो हम सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल ऐसा दे रहे थे सेट कर करके कि जिससे सिर्फ चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करना पड़े, बाकी चेंज नहीं करना पड़े। और हमने उस समय बोला था कि जब ये तीनों कमांड हो जाएगा आगे बढ़ेंगे तो उसमें जो एग्जांपल्स आएंगे उसमें तीनों एक साथ चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए तीनों को एक साथ संतुलित तरीके से सीखना, याद रखना और रिकॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए मेरी बात आ रही है कि यहाँ पर चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस सब लागू हो रहा है, कंजंक्शन का ख्याल रखना कि कौन सा होगा ये भी लागू हो रहा है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ होती हैं नरेशन चेंज करते समय। तो इसीलिए जिनका थोड़ा सा कंसंट्रेशन खराब है वो गड़बड़ा जाते हैं, उनको लगता है कि अरे कैसे ये वाला करे कि वो वाला करे कि वो वाला, उनका दिमाग बगावत पे आ जाता है। बोले इसका उपाय क्या, आप तो समस्या बता रहे, समस्या तो सब लोग जानते हैं। इसका सिंपल उपाय है प्रैक्टिस शुरू कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस का नरेशन चेंज करने का कोशिश कीजिए इन द बिगिनिंग, फिर बड़े सेंटेंसेस अपने आप धीरे धीरे समय के साथ होने लगेंगे। ठीक है जी। अगर आप सोचें कि हम छोटा नहीं करेंगे, हमको तो छोटा एग्जाम में नहीं आता, हम डायरेक्ट बड़ा करेंगे, आपकी मर्जी है, कीजिए। कभी भी छत पे सीधे नहीं चढ़ा जाता है, कितना भी आप तेज चढ़ाकू हो, सीढ़ी दर सीढ़ी ही छत पे चढ़ा जाता है। बोलिए क्या पूछना चाह रहा है अभिषेक।
जी वही कंजंक्शन की तरह काम करेगा। हाँ सभी डब्ल्यू एच में, कोई अपवाद नहीं है इसका, वही रह जाएगा कंजंक्शन की तरह, चाहे जो भी डब्ल्यू एच वर्ड रहे। एक उदाहरण यहाँ दिया गया है, द टीचर सेड टू हर वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। तो सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड। देखिए वेयर ही बन गया कंजंक्शन, और यू सेकेंड पर्सन है, इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से शी में बदल गया। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट था, इसलिए आर लर्निंग की जगह शी के हिसाब से वाज लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश, और दीज डेज की जगह क्या हो जाएगा, दोज डेज। ठीक है, मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुम्हारे शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड हाउ डज योर टीचर टीच, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। लेकिन ये डायरेक्ट नरेशन में ट्रांसलेशन बना। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन में न प्रोनाउन चेंज करना है, न टेंस चेंज करना है, जैसा हिंदी है वैसा अंग्रेजी बना दी है। हाँ लेकिन बीच में कंजंक्शन नहीं लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। तब आप बोलेंगे सर पूछा है तो हम सेड टू काहे लिखे, तो आप सेड टू भी लिखिए, चाहे तो आस्क्ड भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी थी। आस्क्ड लिखते तो खाली टू नहीं लगाते, डायरेक्ट माई फ्रेंड। इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय तो आस्क्ड लिखना ही पड़ेगा, माई फ्रेंड। हाउ हो गया, ये देखिए कंजंक्शन का काम करने लगा। योर टीचर जो था हिज टीचर बन गया ऑब्जेक्ट के कारण, माई फ्रेंड के कारण, और ऑब्जेक्ट के कारण चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया सब्जेक्ट के रूप में। और इसके बाद आ गया टाउट। बोले डज कहाँ गया सर, सर डज इधर आकर के सब्जेक्ट के बाद लिखाएगा, लेकिन हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो डज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट बता रहा है, पास्ट इंडेफिनिट बदलना पड़ेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट बदलेंगे तो मेन वर्ब का V2 लिखाएगा ना, डज का तो कोई काम है नहीं, वो गायब हो जाएगा। समझ में आई बात, सो सिंपल। माँ ने मुझसे पूछा कि तुम अपना काम कब खत्म करोगे। फ्यूचर है, फ्यूचर में ऑक्सिलरी वर्ब विल होता है, वो गायब नहीं होता, उसको वुड में बदल देते हैं। कुछ लोग बोलेंगे आई के साथ वुड नहीं लगाते हैं, शुड लगाते हैं, तो लगा लो, वुड लगाओगे तो भी सही है, शुड लगाओगे तो भी सही। ठीक है, बोले सर ये सेकेंड पर्सन कहाँ चला गया, तो सेकेंड पर्सन इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल के किस में आ गया, माई में। ठीक है, मैंने आप लोगों से पूछा कि क्या आप लोग वोकेबलरी सीखना चाहते हैं, इसका आप लोग खुद से भी बनाइए, आपको दिया जाता है 30 सेकेंड। चलिए सही है, इसका बन के क्या आया देखिए, हम बना देते हैं। आई आस्क्ड यू, इफ लगा दीजिए, चाहे वेदर लगा दीजिए। ठीक है, यू वांटेड टू लर्न वोकेबलरी। ठीक है, हो गया, सो सिंपल। चलिए अब हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन सीखेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब पहले भी बात हुई है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस वाले सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव कहते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट तो आप प्लीज या काइंडली से पहचान लेते हैं, लेकिन ऑर्डर और एडवाइस को पहचानना इतना आसान बात नहीं होता है, इसको आप अपने सेंस और कॉमन सेंस से ही पहचान सकते हैं। जैसे एग्जांपल, ही सेड टू हिज सन ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। सोचिए कि ही कोई आदमी है जो अपने बेटे से कह रहा है ग्लास पानी लाओ, क्या होगा, वो किस मूड में बोलेगा, किस टोन में बोलेगा, ऑब्वियस है ऑर्डर रहेगा वो। तो जब ऑर्डर है तो इस सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल दीजिए। ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ दैट भी नहीं लगेगा, इफ भी नहीं लगेगा, वेदर भी नहीं लगेगा, WH वर्ड भी नहीं लगेगा। इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगेगा, टू। और V1 का V1 रह जाएगा, V1 था V1 रह जाएगा। इसके बाद चेंज ऑफ प्रोनाउन और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच लागू होगा, यदि है तो, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, देखिए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी नाउ, ही सेड टू हिज सन। सेड का मतलब हो गया ऑर्डर्ड, सेड के साथ टू तो लगता है, ऑर्डर्ड के साथ नहीं लगता, ऑर्डर्ड के साथ सीधे ऑब्जेक्ट आ जाता है। देखिए ऑब्जेक्ट था। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह हम लोगों ने क्या लगाया है, टू लगाया है। V1 ज्यों का त्यों रह गया है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। एक ग्लास ऑफ वाटर में कोई चीज़ चेंज करने लायक है नहीं, थर्ड पर्सन है, रह गया। फॉर है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, इसलिए फर्स्ट पर्सन क्या हो गया,
हिम हो गया। और नाउ जो है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, इसलिए नाउ को किस में बदलना पड़ेगा, देन में, पढ़ाया हुआ है। कठिन नहीं था, हम खाली दूसरा एग्जाम्पल के जरिए दिखाना चाहे कि चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच लागू हो रहा है, खाली वर्ब में चेंज ऑफ टेंस नहीं लागू हो रहा है कि V1 से V2 कर दीजिएगा, नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्डर तो हमेशा V1 से ही पता चलता है, रिक्वेस्ट और सलाह तो हमेशा V1 से ही पता चलता है, इसलिए उसको आपको चेंज करने का अलाउड नहीं किया गया। उम्मीद है समझे होंगे। अच्छा, अगला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, ही सेड टू हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। उसने दोस्त से कहा कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो। आपको क्या लगता है कि दोस्त से कोई ये बात कहेगा तो रिक्वेस्ट होगा कि ऑर्डर होगा कि सलाह होगा? हमको लगता है कि सलाह होगा, ठीक है। हाँ, सेड के साथ टू लगता है, इस सेड को हम एडवाइस में बदल दिए ताकि सलाह का मूड पता चल सके, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ध्यान रखना है कि एडवाइस के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आता है, बीच में टू का उपयोग करना गलत होता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह तो टू ही आएगा, V1 रह गया, टेक केयर ऑफ। योर हेल्थ सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से, हिज फ्रेंड के हिसाब से हिज हेल्थ में बदल जाएगा। मतलब हम हर बारी दिखा दिया आपको कि देखिए भाई, चेंज ऑफ टेंस लागू नहीं हो रहा है, लेकिन चेंज ऑफ प्रोनाउन, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच तो लागू हो रहा है। और चेंज ऑफ टेंस लागू होने का कारण है, नहीं होने का कारण है कि जो ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सलाह, वो हमेशा V1 से ही व्यक्त किया जाता है, इसलिए उस V1 को V2 में बदल देंगे तो पूरा जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सलाह है उसका भावना ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक और उदाहरण, ही सेड टू हिज मास्टर, प्लीज गिव मी माई वेजेज। वेजेज का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, उसको WAGES होना चाहिए, देखिए WAGES सही हो गया, ठीक है। नीचे सही था, ऊपर गलती से गलत लिखा गया था। तो अब मास्टर से कहा कृपया मेरा मजदूरी दे दीजिए, तो कृपया जैसे ही बोल रहा है तो सेड टू जो है क्या है, इसको आप क्या समझ के रखे हैं, ये ऑर्डर में बदल, रिक्वेस्ट में बदल जाएगा, रिक्वेस्ट हो गया। सेड के साथ टू लगता है, रिक्वेस्ट के साथ नहीं लगता है, सीधे ऑब्जेक्ट लगता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के साथ टू लगता है, V1 तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। ये फर्स्ट पर्सन इस सब्जेक्ट के हिसाब से किस में बदल गया, हिम में। आई भी फर्स्ट पर्सन, तो माई वेजेज की जगह हो जाएगा हिज वेजेज। उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। अब इस बार एक निगेटिव एग्जांपल ले रहे हैं, शी सेड टू हिम काइंडली डोंट वेक्स मी। काइंडली है, काइंडली मतलब रिक्वेस्ट है, तो इस सेड टू को किस में बदला जाएगा, रिक्वेस्टेड में। सेड के साथ टू लगता है, रिक्वेस्ट के साथ नहीं लगता, सीधे ऑब्जेक्ट लगता है। चूंकि काइंडली अब हटेगा, ये नहीं है कि रिक्वेस्टेड भी लिखाएगा और प्लीज या काइंडली भी लिखाएगा। प्लीज या काइंडली लिख लीजिए डायरेक्ट नरेशन में, और इनडायरेक्ट में आइए तो प्लीज या काइंडली हटना ही है, क्योंकि उसके बदले रिक्वेस्टेड आ गया। तो प्लीज या काइंडली को हटा देंगे वहां से सीधा सीधा, और चूंकि डोंट लगा हुआ था, निगेटिव बना हुआ था, इसलिए नॉट लगा देंगे। और हम लोग जानते हैं कि जो V1 रहता है इसको 2 + V1 में बदल दिया जाता है, हो गया। फिर फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, सी के हिसाब से हर होगा। विथ योर फुलिश एक्टिविटीज, फिर सेकेंड पर्सन है, तो फिर योर जो है सेकेंड पर्सन है, इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, हिम के हिसाब से, तो हिज फुलिश एक्टिविटीज हो जाएगा। आई होप कि क्लियर है। उसने अपने पिताजी से कहा कि कृपया मुझे 100 रुपया दीजिए। ही सेड टू हिज फादर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कृपया मुझे 100 रुपया दीजिए, प्लीज दीजिए मुझे 100 रुपया। हो गया, चेंज कीजिए, सेड टू को रिक्वेस्ट में बदलेंगे, इसको प्लीज या काइंडली को हटा देंगे। हाँ, रिक्वेस्ट सेड के साथ टू लगता है तो सही होता है, रिक्वेस्ट के साथ टू नहीं लगेगा, सीधा सीधा क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू, और ये V1 तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। फर्स्ट पर्सन है भले, जो सब्जेक्ट के हिसाब से, ही के हिसाब से हिम में बदला, 100 रुपीज का 100 रुपीज रह गया। कोई कठिन चीज पढ़ा दी है क्या? नहीं पढ़ा है कठिन चीज। मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है नहीं पता। लेट अस वाला सेंटेंस रहेगा, तब कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस? कुछ नहीं करेंगे, सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बना देंगे। सेड के साथ टू लगता है, प्रपोज्ड या सजेस्टेड के साथ भी टू लगता है, ठीक है। उधर देख रहे थे कि उस सब के साथ नहीं लगता था टू, इसमें लगता है, लगाएंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाएंगे। ये जो अस दिख रहा है ना,
इसके बदले वी या दे कर देंगे। कब करेंगे वी, कब करेंगे दे? नरेशन हम चेंज कर रहे हैं ना, तो हम खुद को अगर इसमें शामिल करते हैं क्रिकेट प्ले करने में, तब हम वी लिखेंगे, और खुद को नहीं शामिल करना चाहते हैं तो दे लिखेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। अपने मन से शुड आएगा, अब V1 तो आएगा ही आएगा। ये जो V1 था ये जो ज्यों का त्यों रह गया, शुड प्लस V1 हो गया क्रिकेट। और टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। क्यों? क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था। अच्छा, हमने तो कहा कि इस बात पे डिपेंड करता है कि इस काम में आप खुद को शामिल करते हैं, नरेशन चेंज करने वाला आदमी खुद को शामिल करता है तो वी लिखेगा, नहीं शामिल करता है तो दे लिखेगा। बहुत बार अंदर वाला बात ही ऐसा रह जाएगा जिसमें आपको अपने आप को शामिल करना ही पड़ेगा। जैसे देखिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस डू समथिंग फॉर आवर कंट्री। नरेशन कहा किसी और ने किसी और से, नरेशन हम चेंज कर रहे हैं, तो क्या हम चाहेंगे कि इस काम में हम खुद को शामिल ना करें? ये काम क्या हो रहा है देखिए, चलो अपने देश के लिए कुछ करते हैं, जाहिर सी बात है हम भी तो इसी देश के, हम क्यों नहीं करेंगे? हम हर हालत में अपने आप को इसमें शामिल रखना चाहेंगे। तो खैर, सेड के प्रपोज्ड आ गया, टू लगता है इसके साथ, टू लगा, सेड के साथ भी लगता है, ऑब्जेक्ट ज्यों का त्यों रह गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आएगा। इस अस को वी या दे में बदलना था, तो दे में तब हम बदलते हैं जब हम नरेशन चेंज कर रहे हैं लेकिन हम इसमें शामिल नहीं होते। हम तो खुद शामिल हैं इसमें, और जब हम शामिल हैं इसमें तो हम इसको खुद को किस में बदलेंगे? वी में बदलेंगे। शुड अपने मन से लगता है इसमें, क्योंकि ये सजेशन या प्रपोजल है, और ये जो V1 है ये ज्यों का त्यों रहेगा V1, ठीक है। फॉर आवर कंट्री होगा, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के हिसाब से। फॉर यहाँ गलत है आवर लिखना, देयर कंट्री होगा। सही है ना? नहीं सही है, पूछे नहीं सही क्यों है? तो सर आप गौर कीजिए कि चलो हम लोग देश के लिए कुछ करते हैं, जब हम भी खुद को इसमें शामिल कर रहे हैं तो ये देश उन लोगों का है कि हम लोगों का है? हम शामिल हैं तो हमारा भी है ना, इसलिए आवर का यहाँ आवर ही रह जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ क्या करा है? वी करा है कि हम लोगों को करना चाहिए अपने देश के लिए, तो वी के लिए अपना का अंग्रेजी आर। ये पॉइंट समझ में आया? थोड़ा सा ये ठीक पॉइंट है। यदि अब लेट तो रहे लेकिन लेट के साथ अस नहीं रहे, कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन रह जाए, लेट देम प्ले हियर नाउ। अब इस सेड टू को रिक्वेस्ट में बदलिए। हाँ, सेड के साथ टू लगता है, रिक्वेस्ट के साथ नहीं लगता है, सीधे ऑब्जेक्ट लगता है। कॉमा इन्वर्टेड को जगह कॉमा की जगह दैट लगाइए। अभी देम जो है हर हालत में दे में ही बदलेगा। शुड तो अभी भी लगेगा, लेकिन खाली शुड नहीं लगेगा, शुड बी अलाउड टू लग जाएगा, और उसके बाद V1 जैसे था वैसे रह गया V1। हेयर का देयर और नाउ का देन, सिंपल। देखिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने, देखिए यहाँ पर देखिए लेट के साथ यदि कोई नाउन या प्रोनाउन रह जाए, अस नहीं रहे, तो ये देखिए कि आप कह किससे रहे। ही सेड टू हिज फादर, फादर से कह रहा है कि उन बच्चों को यहाँ खेलने दीजिए, तो फादर से बोलेगा कि बच्चों को खेलने दीजिए, तो रिक्वेस्ट ही ना करेगा। यदि यही बात वो अपने दोस्त से बोलता तो रिक्वेस्ट करता कि एडवाइस देता, और वही बात अपने नौकर से बोलता कि बच्चों को खेलने दो, तो क्या करता है वो? तो ये आपको देखना होगा कि कह किससे रहा है, उसके हिसाब से आप इसको रिक्वेस्ट या एडवाइस या ऑर्डर में बदल दीजिए। सेड टू को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह सब में दैट लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? और यहाँ पर जनरली जो है थर्ड पर्सन ही रहेगा, थर्ड पर्सन में तो कोई चेंज नहीं होता है, खाली ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया। क्यों? क्योंकि लेट के साथ ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ लेट गायब हो गया तो ये सब्जेक्ट हो गया। देखिए देखिए, शुड बी अलाउड ऐसे वाक्यों का फॉर्मूला है, रहेगा ही रहेगा, शुड बी अलाउड टू, ठीक है। और उसके बाद V1 है, हेयर का देयर होगा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउ का देन होगा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा ऑर्डर्ड है, पास्ट में है सब में,
या फिर एडवाइज्ड है या रिक्वेस्टेड है। कहने का मतलब सेड है रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट में है, इसलिए अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को तो बदलना ही पड़ेगा, नाउ का देन करना ही पड़ेगा। अभी भी कंफ्यूजन है क्या? चलिए एक उदाहरण और दे दिया है। ही सेड टू राम लेट देम प्ले, तो हमने यहाँ कर दिया ही आस्क्ड राम। बोलिए कैसे आस्क्ड कर दिया? आस्क्ड मैंने तो पूछना होता है, पूछना भी होता है और कहना भी होता है। ही कौन है, राम कौन है, दोनों के बीच रिश्ता नहीं पता चल रहा है। रिश्ता एडवाइस वाला है कि रिक्वेस्ट वाला है कि ऑर्डर वाला है, रिश्ते नहीं पता चल रहा है। जब रिश्ता नहीं पता चला तो सेड टू को किस में बदल दिया? आस्क्ड। ये ज्यों का त्यों, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगा देंगे, लेट का ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, ये सब फिर ज्यों का त्यों पूरा लिखा जाएगा। बोले कुछ जगह हम सर देखते हैं लेट की जगह अलाउ किया हुआ, हाँ अलाउ कर सकते हैं, तभी जो V1 है प्ले, इसके जगह 2 + V1 करना पड़ेगा, बात वही रहेगा। He asked Ram to allow them to play there then। बोले ई कहाँ से आ गया? देखिए एयर को देयर में बदलते हैं, आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे तो, और नाउ को देन में बदलते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अभी क्या रहता है ना कि लेट के बाद इट रहता है, तो लेट इट लाइट, लेट इट बी लाइट ऑल अराउंड। ये कुछ सेंटेंसेज ऐसे लिखे हुए हैं लेट वाले जिसमें जनरली लेट इट रहेगा और आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा क्या कहा जा रहा है। इसमें कोई फार्मूला एगो फिक्स्ड काम नहीं करेगा। 3-4 एग्जाम्पल दिया गया है ताकि आप लेट इट के अलग अलग सिचुएशन को समझ सकें। पहला है लेट इट बी लाइट अराउंड ऑल अराउंड। किसने कहा? हर्मिट ने कहा कि चारों तरफ प्रकाश हो, तो उसने इच्छा जाहिर की, कामना की भगवान से, तो द हर्मिट विश्ड हो जाएगा, सेड को विश्ड में बदल दिए। क्यों कि हर्मिट ये बात बोल रहा है तो हमको लग रहा है कि वो कामना ही करेगा कि चारों तरफ प्रकाश हो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाया, ठीक है। अब सेंस के हिसाब से यहाँ हो गया देयर शुड बी लाइट ऑल अराउंड, सेंस के हिसाब से कि चारों तरफ लाइट होना चाहिए। फार्मर बोल रहा है लेट इट रेन, वो क्या कर रहा है? वो भी विश कर रहा है भगवान से, ठीक है, कि वर्षा होना चाहिए, भगवान होना चाहिए, इट शुड रेन। फार्मर बोला लेट इट रेन आई वोंट गो आउट, पानी बरस रहा है, बरसने दो, हम नहीं जाएंगे। अब इसका अर्थ के हिसाब से क्या हो गया? फार्मर ने बोला कि उसको परवाह नहीं है पानी बरसने का क्योंकि वो बाहर नहीं जाएगा, तो ही डिड नॉट केयर फॉर रेन्स बिकॉज ही वुड नॉट गो आउट, जेवे नहीं करेगा। बात समझ में आई? लेट इट वाला मामला नहीं समझना है, बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। बोले कैसे बनेगा? धीरे धीरे देखिए ना, 3-4 को एग्जाम्पल हम दिए हैं, यही 3-4 तरह का रहता है। जब एग्जाम क्वेश्चन सामने आए तो एग्जाम्पल को सामने रखिए, देखिए तीनों 4 में से कौन सा तरह से मैच कर रहा है, उसके हिसाब से बनाइए। 3-4 बार ऐसा कीजिएगा, बन जाएगा, फिर बनने लगेगा। हाँ बोलिए, कौन वाला? रेंस माने बारिश, रेंस माने बारिश। ओके सर मतलब नहीं, मतलब कुछ और है दिमाग में तो बोलिए, सुधारें। रेन माने वर्षा होना होता है, और जब बारिश लिखते हैं तो जनरली प्लूरल फॉर्म में लिख देते हैं रेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे? और ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन, पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? तो आशीर्वाद वाला, श्राप वाला, कामना प्रार्थना वाले सेंटेंसेस को। हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस शुरू होते हैं भगवान करे कि, और अंग्रेजी में शुरू होते हैं मे से। भगवान करे कि का कोई अंग्रेजी नहीं लिखा रहता है, मे से शुरू होता है। देखिए हम लोग बात कर रहे थे ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऐसा सेंटेंस आपको अक्सर देखने को मिलता है, भगवान करे कि तुम्हें सफलता मिले, भगवान करे कि देश के दुश्मनों का नाश हो जाए, भगवान करे कि सब लोग तरक्की करें। तो ये भगवान करे कि हिंदी का तरीका है ऑप्टेटिव सेंटेंस को लिखने का, लेकिन अंग्रेजी में इस भगवान करे कि के लिए कुछ नहीं आता है, मे और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स जो भी है, यही अंग्रेजी के ऑप्टेटिव का तरीका है, ठीक है। अब यहां लिखा है द हर्मिट सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे द किंग लिव लॉन्ग। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अंदर वाले को देखना है कि वो ब्लेसिंग है कि कर्स है कि विश है कि प्रे, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि हर्मिट मतलब होता है साधु। पहले तो मीनिंग जान लीजिए, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता हो। साधु ने कहा
मे द किंग लिव लॉन्ग, भगवान करे कि राजा लिव लॉन्ग करे, मतलब लंबा जिए, दीर्घायु हो। ये एक साधु क्या कर सकता है? श्राप है? नहीं। ये आशीर्वाद है? हाँ। ये कामना है? हाँ। ये प्रार्थना है? हाँ। तो आप यहाँ पर सेड को या तो ब्लेस्ड में बदल दो, या तो विश्ड में बदल दो, या प्रेड में बदल दो। इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाओ। मे पहले था, सब्जेक्ट बाद में था, सब्जेक्ट को पहले ले आए, और मे की जगह माइट हो गया क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था। तो मे को माइट में बदल के सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। माइट के साथ तो फिर भी1 ही होगा, इसलिए यहां जो भी1 था वो भी1 में ही रह गया, बाकी फिर अपना लिख दीजिए। ध्यान रखिएगा कि जब विश या प्रे है तो इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं यूज होता है, इनके साथ ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते। इसका क्या मतलब हुआ अगले एग्जाम्पल से पता चलेगा। पहले इस एग्जाम्पल को देखिए, उसके बाद अगले एग्जाम्पल से पता चलेगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। ही सेड टू मी मे यू डाई सून, उसने मुझसे कहा कि भगवान करे तू जल्दी मर जाए। ठीक है। उसने मुझे सिंपली कहा या श्राप दिया, मुझको बद्दुआ दी मुझे। आपको पता चलेगा कि किसी को मरने की बात बोलते हो उसको बद्दुआ देते हो यार। तो बद्दुआ देना के लिए सेड टू के बदले हमने क्रस्ट यूज कर दिया, कर्स्ट यूज कर दिया। सेड के बाद टू लगता है, टू के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन कर्स का ये हाल है कि सीधे ऑब्जेक्ट ले लेता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। आपका सब्जेक्ट है, आगे चलाया, बोले सर आई में कैसे बदल गया? इस सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई में बदला। मे पीछे चला गया सब्जेक्ट के बाद, बोले माइट में क्यों बदला सर? क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था, और माइट के साथ तो भी1 ही लगेगा ना मॉडल वर्ब के साथ, इसलिए डाई जैसे था वैसे रह गया। सून तो रहेगा ही, उसमें कोई चेंज नहीं। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि ही सेड के बाद यदि यहाँ मी नहीं रहता, मे यू डाई सून, तो हमने पढ़ाया है कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है और बाहर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अपना दिमाग लगाइए कि वो बात किससे कहा जा सकता है, ये वाला बात, उसी को ऑब्जेक्ट के तौर पे कॉमन सेंस लगा के यूज़ कर दीजिए। चेंज ऑफ प्रोनाउन में देखिएगा, अपने मन से एक ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो। ठीक है। हाँ जी बोलिए। अच्छा, कि उसने कामना किया कि मैं जल्दी मर जाऊं। हो सकता है, हो सकता है, लेकिन इंडियन कल्चर कहता है ना, हम अपना कल्चर घुसा दिए हैं कि भाई कामना तो अच्छे चीज़ों के लिए होता है, बुरे चीज़ों के लिए तो श्राप ही होता है। कामना कभी, मतलब ज़्यादातर हम देखे नहीं हिंदी भाषा में, और उसी से हम चल रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर विश से ज़्यादा हमको सुटेबल कर्स लगा। और एग्ज़ाम में भी अगर आपको यही सही जो आप बोल रहे हैं कि कर्स वाला भी ऑप्शन रह जाए, विश वाला भी, बस इतने का डिफरेंस है, बाकी सब एग्जैक्टली, तो कर्स वाला चुनना चाहिए यदि बुरा बात है अंदर। तो किसी को मरने का लिए जो बात बोला जा रहा है वो बुरा ही बात है, वो बद्दुआ ही है। हाँ या ना? तो कल्पना करके सोचिए कि मरने के लिए किसी को बोल रहे हैं, को कामना है कि बद्दुआ ज्यादा लग रहा है। हाँ, देश के दुश्मन मर जाए तो ये कामना होगा, ये बद्दुआ नहीं होगा। ठीक है। देखिए एक डायरेक्ट नरेशन हम लिख रहे हैं, द हर्मिट सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे ऑल बी हैप्पी, बंद कर दिए। इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे। 30 सेकंड का समय आपको दे रहे हैं, आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल। द हर्मिट है ना, विस्ड, इसमें ऑब्जेक्ट लगाएंगे ही नहीं। दैट ऑल माइट बी हैप्पी। समझ में आया क्या गलती हो रहा था छोटा सा आपसे? में जो है इस सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा उठ के,
चूंकि हमारा ये जो पास्ट में है इसीलिए किस में बदल गया, मे से माइट में। ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन। एक्सक्लेमेटरी होता क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विस्मयादिबोधक वाक्य। दो तरह के हमने बताए हैं, एक व्हाट से शुरू होने वाला, जैसे बोलते व्हाट ए प्लीजेंट मॉर्निंग इट इज, तो हम ये पूछ नहीं रहे, बोल रहे वाह कितना सुंदर सुबह है, कितनी सुखद सुबह है। जब बोलते कितनी सुखद सुबह है तो ये एक्सक्लेमेटरी हो गया। तो इसको पहले आप सामान्य सेंटेंस में बदलिए, असर्टिव में बदलिए। कितनी सुखद सुबह है इसका मतलब बहुत सुखद है, इट इज ए वेरी प्लीजेंट, ये तरीका हो गया। इसी बात को हम हाउ से भी लिख सकते थे, हाउ प्लीजेंट है मॉर्निंग इट इज। फर्क क्या है कि प्लीजेंट के पहले ए है, इसमें प्लीजेंट के बाद ए है। हाउ से लिखने पर बाद में आता है, एडजेक्टिव के बाद आता है। ठीक है। हाउ प्लीजेंट है मॉर्निंग इट इज हो जाएगा इट इज ए वेरी प्लीजेंट मॉर्निंग। व्हाट ए फुलिश बॉय इज ए वेरी फुलिश बॉय। जब तक आप एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में बदलेंगे नहीं तब तक इसका नरेशन नहीं हो सकता। पूछिए कैसे? इसके अलावा भी कुछ और चीजें होती हैं। अलास कहीं लगा हुआ तो समझ लीजिए दुख का फीलिंग आ रहा है, फाई फाई लगा हुआ है तो घृणा का फीलिंग आ रहा है, ब्रेवो या वेल्डन लगा हुआ है तो प्रशंसा का फीलिंग आ रहा है, हिप हिप हुर्रे या हुर्रे लगा हुआ है तो जॉय का फीलिंग आ रहा है। बोलिए जानना जरूरी है? हाँ जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है बताते हैं, जरा सा रुकिएगा। एक सेंटेंस लेते हैं डायरेक्ट नरेशन का, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट ए प्लीजेंट मॉर्निंग। ठीक है। इसको मन में ही बदल लीजिए सामान्य सेंटेंस में, असर्टिव में, या रफ में कहीं लिख लीजिए बदल के। तो व्हाट ए प्लीजेंट मॉर्निंग मतलब कितनी सुखद सुबह है, तो इसको यदि हम बदलते हैं तो क्या हो जाता है, इट इज ए वेरी प्लीजेंट मॉर्निंग। बदल लिए। अब नरेशन चाहिए, इसको रफ में कहीं बदल लीजिए, साइड में कहीं पर ऐसे चेंज करके सामान्य तरीके से लिख लीजिए। अब जो है सेड को हमेशा एक्सक्लेम्ड में बदलना है, और उसके बाद चेक करना है कि अंदर वाले इस सेंटेंस का कैसा भाव है। तो जॉय का भावना कहते समय। बोले कैसे पता चला? पढ़ के देखिए। व्हाट ए प्लीजेंट मॉर्निंग बोलते समय खुशी रहेगा कि गम रहेगा कि घृणा रहेगा, क्या रहेगा सोचिए। तो ये बोलते समय तो खुशी ही हो सकता है सर, दूसरा चीज तो नहीं हो सकता है, तो इसीलिए विथ जॉय लगा दिया अपने मन से। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाए, और उसके बाद ये जो हमारा बदल के आया था ना, इसमें चेंज ऑफ टेंस लगाइए, चेंज ऑफ प्रोनाउन लगाइए, और उसको यहाँ लिख दीजिए। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का नियम लगाइए। तो चूंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसलिए इज को किस में बदल दिया गया, वाज में, और कहीं कोई चेंज करने लायक था नहीं। आई होप क्लियर है। हाँ जी बोलिए। नहीं, वेरी लगाना पड़ेगा। बोलिए क्यों लगाना पड़ेगा वेरी या एक्सट्रीमली लगाना पड़ेगा? क्योंकि जब आप विस्मय कब करते हैं, जब कोई सामान्य रूप से अच्छा होता है या बहुत अच्छा होता है। तो बहुत अच्छा होता है तब विस्मय होता है, सामान्य रूप से अच्छा तो अच्छा है ही। तो प्लीजेंट बोलते हैं तो सुखद मॉर्निंग है, लेकिन आपने आपका सेंटेंस था व्हाट ए प्लीजेंट मॉर्निंग। व्हाट ए प्लीजेंट मॉर्निंग बोलने का टोन भी वही रहेगा जिस टोन में हम बोल रहे हैं, व्हाट ए प्लीजेंट मॉर्निंग, कितनी सुखद सुबह है। तो जब आप इतना एक्साइटेड टोन में बोल रहे हैं तो खाली सुखद नहीं है, बहुत सुखद है, इसलिए वेरी या एक्सट्रीमली लगाना जरूरी है। आई होप कि सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलिए एक और उदाहरण है, आप लोग बनाएंगे, आप लोग को लिखिए कॉपी में। अगला उदाहरण जो है, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ, हाउ बैड द कंडीशन ऑफ द कंट्री इज। हाउ बैड द कंडीशन ऑफ द कंट्री इज, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इन्वर्टेड कॉमा बंद करें, और इसका नरेशन खुद से चेंज करें। हालांकि इसमें आंसर दिया हुआ, अपना दिमाग लगा के कॉपी में बनाए। 30 सेकंड का समय देते हैं, समय शुरू होता है अब। वेरी बैड। हाँ, दे एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। बोले विथ सॉरो क्यों? यदि देश का कंडीशन बैड है या वेरी बैड है तो दुख का ही बात है, इसलिए विथ सॉरो लगाए। दैट द कंडीशन ऑफ द कंट्री, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ये पहले आ गया है ना, और उसके बाद इज को वाज में बदलना पड़ा क्योंकि हमारा सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब सेड या एक्सक्लेम्ड पास्ट में है। और अब बैड नहीं रहेगा, चूंकि एक्सक्लेमेटरी से सामान्य में बदल रहे हैं, इसलिए एक्सट्रीमली बैड लिखिए चाहे वेरी बैड लिखिए। आई होप की चीजें क्लियर है सब लोगों को, कुछ कठिन तो था नहीं एक्सक्लेमेटरी में। ठीक है, कुछ और उदाहरण है, इसको भी हम चाहेंगे कि आप लोग बनाइए। चलिए नोट कीजिए। शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रेवो एक्सक्लेमेटरी मार्क, यू डिड इट वेरी वेल, यू डिड इट वेरी वेल, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद करें। 30 सेकंड का आपका समय शुरू होता है अब।
समय सीमा समाप्त होती है। सबसे पहले तो सेड को एक्सक्लेम्ड में बदलिए, और ब्रेवो का मतलब क्या है? प्रशंसा है, तो विथ एप्रिसिएशन या विथ प्रेज लगाइए। और इसमें एक अलग से चेंजेस करना पड़ा, एंड टोल्ड। टोल्ड किससे? यू सेकेंड पर्सन अंदर है, बाहर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अपने मन से एक ऑब्जेक्ट जोड़ दिए, अपने मन से कॉमन सेंस लगा के एक सुटेबल ऑब्जेक्ट जोड़ दिए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लग गया। अब यू सेकेंड पर्सन जो ये था, इस जो ऑब्जेक्ट लगाए हैं इसके हिसाब से बदलेगा तो आई हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पूछे क्यों? क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। ठीक है। इट वेरी वेल पहले से था ही, तो वेरी वेल का वेरी वेल रहने दिए। नहीं समझ में आया क्या? क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप लोगों का। मेरी आवाज जा रही है ना सबको? नहीं क्लियर हो गया? क्या हो गया क्लियर? आगे बढ़े। एक और एग्जांपल खुद से ही पहले बनाइए। हाँ जी, फिर से बोलिए, फिर से बताएं। देखिए, सेट को एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं, हाँ या ना? ब्रेवो मतलब होता है शाबाश, तो किसी को शाबाश बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं ना। तो विथ एप्रिसिएशन लिखिए चाहे प्रेज लिखिए, एक ही बात। प्रेज भी लिख सकते थे। खाली एप्रिसिएशन के साथ एक्सक्लेम किया कि आगे कहा भी कुछ, तो एंड टोल्ड कहा। तो बोले मी कहां से ले आए आप? अपने मन से। तो हम बोले थे कि अगर अंदर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन रहे और बाहर ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो अपने मन से एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है, कॉमन सेंस लगा के लगा दिए। अब उसके बाद तो फिर दैट लगेगा। अब सेकेंड पर्सन यू है, तो मी ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई में बदल गया। पास्ट इंडेफिनिट है, डिड मतलब पास्ट इंडेफिनिट। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, इधर पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल दिए। बाकी तो ज्यों कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? एक और एग्जांपल लिखें। दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुरे वी हैव वॉन द मैच। They said comma inverted comma hooray we have won the match. We have won the match. ठीक है। बिल्कुल सही है। पूछिए क्यों? क्योंकि हुर्रे है इसका मतलब खुशी का बात है, इसलिए विद जॉय लगा दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह। ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के हिसाब से बदला तो दे हो गया। और हैव वॉन प्रेजेंट परफेक्ट है, चूंकि हमारा पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। सो सिंपल। ठीक है। मिसलेनियस रहे कि एक ही रिपोर्टेड स्पीच में रहे, दो तीन तरह का सेंटेंस रहे। जैसे यहाँ देखिए, द टीचर सेड आई टीच यू सो सिंसियरली। मैं आप लोगों को इतना मेहनत से पढ़ाता हूँ। वाई डोंट यू रिवाइज योर लेसन्स? आप अपना रिवीजन क्यों नहीं करते हैं? तो एक सेंटेंस पहला है रिपोर्टेड स्पीच का सामान्य सेंटेंस, और दूसरा है WH क्वेश्चन। तो मिसलेनियस रिपोर्टेड स्पीच हो गया कि नहीं हो गया? अब इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है, तो आप मान के चलिए कि सेकंड वाला है, ये नहीं फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाला का जैसे बनाते बना दीजिए। कॉमा इन्वर्टेड पहले तो सेड को टोल्ड में बदल दिए। ठीक है। किससे कहा ये बात? टीचर बोल रहा है कि आई टीच यू सो सिंसियरली, तो अपने मन से एक ऑब्जेक्ट लगा दिए, द स्टूडेंट्स। समझ में आया? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। आई फर्स्ट पर्सन है जो इस सब्जेक्ट के हिसाब से बदला, तो ही। और चूंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के बदले पास्ट इंडेफिनिट। सही है ना? और सेकंड पर्सन इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से देम। सो सिंसियरली का सो सिंसियरली। क्लियर है? लेकिन इतने बोल के रुका नहीं, और पूछा भी, तो और पूछा एंड आस्क्ड, इस सेंस के हिसाब से लगा दिया। और पूछा, आस्क्ड WH क्वेश्चन है आस्क्ड के बाद, तो WH क्वेश्चन ही कंजंक्शन बन गया।
फिर से सेकंड पर्सन, तो बोलिए आस्क्ड के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो आस्क्ड भी किसी से किया? स्टूडेंट लोग से ही ना। पहले बोला कि हम आप लोगों को इतना सिंसियरली पढ़ाते हैं, अब पूछा तो पूछा किससे? स्टूडेंट से। तो यहाँ स्टूडेंट लिखा हुआ है चाहे नहीं है, ऑब्जेक्ट तो यही है ना, तो उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से सेकंड पर्सन को बदल दीजिए, दे में बदल जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, डिडंट के साथ V1 ही लगेगा। फिर से यहाँ पर आपको सेकंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो स्टूडेंट्स है ऑब्जेक्ट उसके हिसाब से देयर रिलेशंस में हो गया। कहाँ नहीं समझ में आया, यही बोलिए। ये पूरा प्रश्न था इसलिए यहाँ आस्क्ड लगा है। इसमें दोनों सेंटेंस जो है दो ही रहे गारंटी नहीं है, 3-4 भी रह सकता है। पहले तो बता दें कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा नहीं, 10th बोर्ड 12th बोर्ड में पूछेगा तो 2 सेंटेंस तक का पूछता है, उससे ज़्यादा का नहीं पूछता है। ठीक है। द टीचर सेड आई टीच यू सो सिंसियरली यू शुड ऑल्सो बी सिंसियर अबाउट योर फ्यूचर। अब इसमें प्रश्न एक भी नहीं है, दोनों बात कहा गया है, तो सेकंड बात को भूल ही जाइए ना एकदम कि नहीं है। अब फर्स्ट बात जैसे बनता है बना दीजिए ना। तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बात एक टीचर अपने स्टूडेंट से ही बोलेगा। दैट ही टॉट देम सो सिंसियरली, बोले लगाना क्या जरूरी है ऑब्जेक्ट, क्योंकि अंदर सेकंड पर्सन है इसलिए ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है सेंस के हिसाब से। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रहता तो वही रहता। सो सिंसियरली, यहाँ पर जो है चेंज ऑफ प्रोनाउन चेंज ऑफ टेंस लागू किए। और खाली उतने नहीं हुआ, आगे बोला कि तुमको मन लगाकर पढ़ना चाहिए फ्यूचर के लिए, तो आगे जो बात बोला वो एडवाइस था इसलिए एडवाइस लगा दिए। किनको एडवाइस दिया? इसी स्टूडेंट्स को, इसलिए यहाँ पर फिर स्टूडेंट्स ना लिख के उसके जगह देम लिख दिए। तो बोले सर यहाँ भी आस्ट के देम लिख सकते थे, हाँ से लिख सकते थे, आपकी मर्जी। दैट, अब फिर से आगे है यू शुड ऑल्सो बी, तो फिर यू जो है सेकंड पर्सन इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते चल गया। दे शुड ऑल्सो बी सिंसियर अबाउट योर फ्यूचर, नहीं, फिर सेकंड पर्सन है योर फ्यूचर, तो इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से देयर फ्यूचर हो गया। कहाँ दिक्कत हुआ इसमें? इसमें फिर भी दिक्कत होगा, 2 सेंटेंस है तो यहाँ एंड एडवाइज्ड होगा कि एंड रिक्वेस्टेड होगा कि एंड ऑर्डर्ड होगा कि एंड फिर से सेड रह जाएगा दोबारा या टोल्ड रह जाएगा। ये चीज आपको अपने कॉमन सेंस से डिसाइड करना पड़ेगा। एक और उदाहरण दिया, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी शुड नॉट फाइट अमंग आवरसेल्व्स वी शुड हेल्प वन अनदर इन दिस क्राइसिस। ठीक है। अब देखिए दोनों बात सिंपल कहा गया है, तो दे सेड दैट दे शुड नॉट, यहाँ वी फर्स्ट पर्सन है जो इस सब्जेक्ट के हिसाब से बदल के दे में हो गया, शुड नॉट फाइट among themselves and added, बोलिए added क्यों? यदि हम added नहीं लिखते तो and said दोबारा लिखते, तो दोबारा लिखने में अच्छा नहीं लगता, रिपीट होता है, इसलिए said के जगह क्या कर दिया? added कर दिया। फिर से that लगेगा, फिर से फर्स्ट पर्सन है वी शुड नॉट हेल्प वन वी शुड हेल्प वन अनदर, तो वी जो है फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के हिसाब से, दे के हिसाब से दे में बदल गया। वन अनदर इन दैट क्राइसिस, दिस क्राइसिस की जगह दैट क्राइसिस, पूछे क्यों? क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, V2 है। आई होप कि क्लियर हो गया। इसी के साथ वॉइस का इति श्री रेवा खंडे हो गया। अब होगा वोकेबलरी सेक्शन, ग्रामर खत्म, ग्रामर सेक्शन खत्म हो गया, और नरेशन, वॉइस का हम बोल रहे हैं, नरेशन का हमने पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, ग्रामर सेक्शन खत्म कर चुके हैं, वोकेबलरी पर आ गए हैं। ठीक है, तो कोई भी R&D वाला जो काम होता है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें आदमी के पास जानकारी नहीं होता, आइडिया होता है ना, उस आइडिया पर आदमी काम करता है कि कैसे उसको किया जाएगा। तो डेवलपर्स उस आइडिया पर काम कर रहे हैं, सारा चीज़ हो चुका है। जो अड़चन है वो वीडियो में है। वीडियो जब डाउनलोड कराया जा रहा है तो उसका क्वालिटी ख़राब हो जा रहा है, मतलब कि जैसे इसमें आपको अभी लाइव में और अभी रिकॉर्डिंग में जितना भी है उसमें आपको पिक्सल सेट करने का देता है, 720 पे चलाना चाहते हैं कि 244 पे चलाना चाहते हैं कि 144 पे चलाना चाहते हैं, वो दिखाता है, उसका पावर आपके हाथ में। ठीक है, लेकिन डाउनलोड में वो पावर सेट नहीं हो पा रहा है, छोटा सा है। हाँ, अच्छा, इशू बताए हैं तो हम फॉरवर्ड करते हैं इस इशू को, ठीक है ना। और फिर रिफ्रेश करके बाहर निकल के आने पर भी नहीं चलता है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, कितना पे चल जाता है बिहार से? नहीं सुनाई पड़ा। ऑटो चल रहा है,
अच्छा, आप कम करना चाहते हैं तो नहीं कम होता, ही कहना चाह रहे हैं ना? कम करना चाह रहे हैं तो नहीं हो रहा। मेरा सारा वीडियो रिलीज किया जा रहा है 720 पे। 720 आइडियल माना जाता है कि पिक्चर क्वालिटी एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है और एवरेज इंटरनेट जाता है उसमें। ठीक है, तो हम इस चीज़ को चेक करवा लेते हैं। ठीक है, इसको किसी ने बताया नहीं था, अभी पहली बार किसी ने बताया हमको इशू। आइए क्यू को सीख ले हम लोग वोकैबुलरी में। क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब होता है योग्यता, शैक्षणिक योग्यता। किसी भी काम या पोस्ट के लिए जो शैक्षणिक योग्यता होती है वो क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है, जैसे क्वालिफिकेशन में है कि आपको बीए होना चाहिए और 3 साल का अनुभव होना चाहिए। क्वालिफाइड, जो क्वालिफिकेशन रख रहा है वो क्वालिफाइड है। ठीक है, बोले सर टेस्ट पास कर जाते हैं तो क्वालिफाइड, तो प्रमाण हो गया कि आपके पास जितना योग्यता होना चाहिए शैक्षणिक वो आपके पास है, तो क्वालिफाइड ही है। क्वालिटी, गुण। क्वांटिटी, मात्रा। क्वार्टर, चौथाई। ठीक है, और क्वार्टर एस लगा रहता है जनरली, तब होता है मकान। बोलते हैं ना क्वार्टर मिल गया हमको, रेलवे क्वार्टर मिला है, ऑफिस के डिपार्टमेंट की तरफ से क्वार्टर मिला है रहने के लिए, तो क्वार्टर्स है। क्वार्टर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक फ्लोर पे 4 फ्लैट बनाए जाते हैं, 4 हिस्से में बराबर बराबर बांट के, तो क्वार्टर है क्योंकि 1/4 है वो उस प्लॉट का। क्वीन, रानी, रानी। क्वेश्चन 2 तरीके से यूज किया जाता है। क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न और प्रश्न पूछना। क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न और प्रश्न पूछना। ठीक है, क्वेश्चनेयर, जो क्वेश्चन का लिस्ट पूरा होता है उसको क्वेश्चनेयर कहते हैं। ठीक है, क्यू, क्यू का स्पेलिंग देख लीजिए, स्पेलिंग टेस्ट में ये वर्ड बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चनेयर भी, क्वेश्चनेयर में जो डबल एन है और ए आई है, ये यहीं पर गड़बड़ देता है, सिंगल एन दे देगा या ए आई की जगह आई ए दे देगा उलट के। ठीक है, कभी कभी अंत वाला ई को आर ई की जगह ई आर कर देगा। तो लास्ट वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग टेस्ट के लिए क्वेश्चनेयर में। ठीक है, और क्यू का स्पेलिंग में यू ई 2 बार आया है। ठीक है, क्विक, क्विक का मतलब होता है फास्ट। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। क्यू माने कतार, 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 लोगों का कतार होता है ना, एक कतार में 5 लोग खड़े थे ना। क्विक, फास्ट, क्विक डिसीजन। क्विक हील एंटीवायरस का नाम होगा, आप लोग अपने कंप्यूटर में चलाते होंगे। क्विक मतलब जल्दी से, हील मतलब घाव को भरने वाला। तो बोले कंप्यूटर को घाव कब होता है, तो वायरस लगता है तो डैमेज होता है ना, तो हील मतलब डैमेज या घाव जो भी करिए आप, तेजी से भरता है। क्वाइट, यहाँ पर देखिए 3 वर्ड बोलना चाहेंगे, तीनों लगातार दे दिया है। क्यू यू आई ई टी, क्यू यू आई टी क्विट और क्यू यू आई टी क्वाइट। पहला जो क्यू यू आई ई टी है इसका मतलब होता है शांत, पीसफुल, काम, CLM। ठीक है, और क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। क्विट का मतलब हार मान लेना भी होता है। हार मान लेना के अर्थ में आप सरेंडर बोल सकते हैं, यील्ड बोल सकते हैं, YIELD, गिव अप बोल सकते हैं। ठीक है, क्विट से एक कहावत है, चाहे तो लिख सकते हैं, क्विटर्स आर नेवर विनर्स। QUITTERS, क्विटर्स आर नेवर विनर्स, मतलब छोड़ के भागने वाले लोग, भगोड़े लोग कभी विजेता नहीं बनते। मतलब जो डर के भाग गया हालात से, सिचुएशन से, किसी भी चीज से, वो विनर नहीं हो सकता। क्विटर्स आर नेवर विनर्स। ठीक है, क्वाइट, QUIT, क्वाइट मतलब बिल्कुल। ठीक है, क्वाइट का यूज करते हैं हम लोग पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले। क्वाइट ओल्ड, बिल्कुल पुराना। ठीक है, हम जब एडजेक्टिव पढ़ा रहे होंगे तो आपको 2 तरह का एडजेक्टिव पढ़ाए होंगे, एक पैरेलल और एक ग्रेडेबल और एक नॉन ग्रेडेबल। ग्रेडेबल उसको कहते हैं जिसका डिग्री चेंज कर सकते हैं, नॉन ग्रेडेबल उसको कहते हैं जिसका डिग्री चेंज नहीं कर पाते। ठीक है, तो जो ग्रेडेबल है ना, वो अपने साथ क्वाइट और वेरी दोनों ले सकता है, और जो नॉन ग्रेडेबल है उसके साथ वेरी यूज नहीं करते हैं, क्वाइट यूज करते हैं। जबकि क्वाइट और वेरी का हिंदी शब्दार्थ करीब करीब समान हो जाता है।
यदि हम कहते हैं वेरी टॉल बहुत ज्यादा लंबा और क्वाइट टॉल बेहद लंबा, एक ही बात हुआ। लेकिन जब पैरेलल है तो पैरेलल ऐसा एडजेक्टिव है जिसका डिग्री चेंज नहीं हो सकता, उसमें वेरी पैरेलल नहीं बोल सकते, क्वाइट पैरेलल ही बोलना पड़ेगा। परफेक्ट ऐसा एडजेक्टिव है जिसका डिग्री चेंज नहीं होता, क्वाइट परफेक्ट बोल सकते हैं लेकिन वेरी परफेक्ट नहीं बोल सकते। सर्कुलर डिग्री चेंज नहीं होता। एडजेक्टिव में हमने पढ़ाया है सब पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट्स के अंतर्गत, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंतर्गत, रिवीजन करें एक बार जाके, नहीं याद है तो। ठीक है, सर्कुलर तो वेरी सर्कुलर नहीं हो सकता, क्वाइट सर्कुलर होगा। ठीक है, तो क्वाइट जो है नॉन ग्रेडेबल और ग्रेडेबल दोनों के साथ यूज होता है, वेरी नॉन ग्रेडेबल के साथ नहीं यूज होता है। या यूं कहें कि नॉन ग्रेडेबल अपने साथ सिर्फ क्वाइट ले सकता है, वेरी नहीं ले सकता, जबकि वेरी और क्वाइट का अर्थ एक साथ एक ही होता है। क्विज, क्विज का मतलब होता है शब्दावली, नहीं शब्दावली नहीं, क्या बोल सकते हो उसको, प्रश्न पूछा जाता उत्तर दिया जाता। क्विज का हिंदी नहीं मालूम हमको, क्विज का क्विज समझिए, प्रश्न उत्तर का एक तरह का गेम होता है क्विज। प्रश्न पूछा जाता, उत्तर दिया जाता, पॉइंट्स मिलते हैं, विनर डिसाइड होता है, रनर अप डिसाइड होता है, तो ऐसे चलता है क्विज। बहुत तरह के क्विजेज हो सकते हैं, जनरल नॉलेज के, वोकेबलरी के वगैरह वगैरह। ठीक है, वोकेबलरी का तीसरी रेवाखंड है।